हम लोग आईक्यूएम का पैकेज स्टार्ट कर रहे हैं। आईक्यूएम एक्सरसाइज 1 से डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 2, इट्स गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl is diluted so that pH changes by 0.3, how much concentration of H plus ion changes? तो अगर हमारा pH 0.3 यूनिट चेंज हुआ है, तो अगर हम इनिशियल pH x मान लेते हैं और फाइनल pH अगर हम y अज्यूम कर लेते हैं, तो सॉरी इनिशियल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन x अज्यूम कर लेते हैं और फाइनल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर हम y अज्यूम कर लेते हैं, तो जो इनिशियल pH होगा हमारे पास वो आ जाएगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ x और जो फाइनल pH आएगा वो आएगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ y। अब आपका माइनस टाइम्स लॉग ऑफ y माइनस ऑफ माइनस टाइम्स लॉग ऑफ x, ये वैल्यू 0.3 दे रखी है। ठीक है, तो अगर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ x बाई वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 लिख देंगे 0.3 की जगह। यहाँ से सिंपली पता चल गया कि y की वैल्यू जो होगी वो x बाई 2 कर दी गई। तो इसका मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आधा कर दिया है, आंसर हमारा हो जाएगा A। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझ गए ना क्वेश्चन नंबर 2? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली x मान लो, फाइनली y अज्यूम कर लो, pH का फॉर्मूला लिखो, फाइनल pH माइनस इनिशियल pH करो और उसको 0.3 के इक्वल कर दो। 0.3 की जगह log 2 लिख दिया, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो उससे आप डायरेक्टली अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। Then question number 4 is given, magnesium reacts with 80 ml of HCl solution whose pH is minus 0.477। तो pH की वैल्यू माइनस 0.477 दे रखी है, तो इसको हम लोग माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और pH होता है माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो उस वैल्यू को माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 3 के इक्वल करा कर हमने, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 3m पता चल गया आपको। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से लिख रहे हैं, तो पहले इक्वेशन बैलेंस करके लिखो, तो मैग्नीशियम प्लस 2 HCl gives मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इसका 1.458 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, एटॉमिक मास से डिवाइड करो, 24 ये इसके मोल हो गए। HCl का हमारी कॉन्सेंट्रेशन 3m है, वॉल्यूम 80 ml दे रखा है, अपॉन 1000 ये इसके मोल्स हो गए। राइट, ये सॉल्व करोगे तो ये लगभग 0.24 मोल आ गया, और पहले वाला डेटा सॉल्व करके निकालो कितने मोल्स आ रहे हैं। 1.458 जो है 24 से डिवाइड कर दो, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.06 मोल्स। ठीक है, अब 0.06 मोल अगर रिएक्ट करेगा तो आपको रिएक्शन पता है, इसके 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, यही लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.24 में से 0.12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 0.12 एम हो गया, 0.12 मोल हो गया। बोलो इतना समझ में आया पहले? हाँ, इसके मोल्स जो है वो आधे हो गए, और नई कॉन्सेंट्रेशन फिर से H प्लस की लिख लो, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फिर से लिखोगे तो 0.12 मोल है, और वॉल्यूम इसका कितना दे रखा है 80 ml, उससे नई कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अगर आपने नई कॉन्सेंट्रेशन निकाली तो ये सॉल्व होकर आएगी 0.0015, या फिर सिंपली 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब उसने बोला चेंज इन पीएच, तो फिर से इसका पीएच लिखेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस लॉग ऑफ 1.5, 3 माइनस लॉग ऑफ 1.5। इसके बाद इसका पीएच का चेंज लिखो। एक बार थोड़ा फॉल्ट हो गया, वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में ना, तो उसको लीटर तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5 आएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0.12 तो मोल्स है ना, वॉल्यूम में लीटर से डिवाइड करेंगे, तो ये मोलरिटी अगर निकालोगे तो 0.12 बाई 80 इंटू 1000 करेंगे, ये नई मोलरिटी आएगी। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1.5 एम आ जाएगा। अब नया पीएच लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 1.5 यानी 3/2, उसको सीधे सीधे लिखेंगे तो आ जाएगी माइनस लॉग 3 प्लस लॉग 2। तो अगर चेंज इन पीएच लिखेंगे तो इनिशियली पीएच था माइनस लॉग 3, फाइनल पीएच है माइनस पॉइंट लॉग 3 प्लस लॉग 2, तो फाइन चेंज इन पीएच कितना आ गया लॉग 2,
विच इज 0.3, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मोलारिटी निकाली, एक्सप्रेस की कॉन्सेंट्रेशन निकाली और फाइनली उससे पीएच कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों होना चाहिए। ऐसा केवल किसके साथ होगा? बाइकार्बोनेट आयन के साथ। बाइकार्बोनेट आयन देखो H प्लस आयन भी देगा और कार्बोनेट आयन में ब्रेक कर जाएगा, तो ये देखो प्रोटॉन डोनर हो गया। और अगर इसी बाइकार्बोनेट आयन को वाटर से रिएक्ट करा दो तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और अब ये बन जाएगा H2CO3 एंड OH माइनस। अभी देखो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। अब एक ही सब्सटेंस प्रोटॉन डोनर भी है प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, फिर ब्रॉन्स्टेड एसिड भी और ब्रॉन्स्टेड बेस भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो अगला वाला केस देखोगे तो HCl केवल प्रोटॉन Cl माइनस केवल प्रोटॉन एक्सेप्टर है, H3O प्लस केवल प्रोटॉन डोनर है और OH माइनस केवल प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जबकि ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों फंक्शन करते हैं, तो उसका मतलब प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों फंक्शन आने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है विच सॉल्ट कैन नॉट डोनेट अ प्रोटॉन। तो देखो आपको बेसिसिटी का आइडिया होना चाहिए, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, जो H3PO2 होता है ये मोनो बेसिक एसिड होता है। तो अगर आपने H3PO2 की रिएक्शन NaOH से कराई तो उसके पास एक ही H प्लस रिप्लेसेबल है, ये फाइनली कन्वर्ट होके बन जाएगा NaH2PO2 प्लस वाटर। अब इसके पास फर्दर H प्लस डोनेट करने के लिए नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। H3PO2 केवल एक H प्लस डोनेट करता है, H3PO3 दो H प्लस डोनेट करता है और H3PO4 तीन H प्लस डोनेट करता है। पता है ना ये चीज? बेसिसिटी लिखनी है तो लिख लो H3PO2 की बेसिसिटी होती है 1, यानी एक ही H प्लस डोनेट करेगा। H3PO2 की बेसिसिटी होती है 2, ये दो H प्लस डोनेट करेगा और H3PO4 की बेसिसिटी होती है 3, ये तीन H प्लस डोनेट करेगा। तो H3PO2 से अगर एक बार एक H प्लस निकल गया तो फर्दर दोबारा H प्लस निकालने का स्कोप नहीं है, ये दोनों H नॉन रिप्लेसेबल है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला H प्लस बाहर नहीं निकलेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो उसने पूछा विच सॉल्ट कैन नॉट डोनेट अ प्रोटॉन, तो उसका आंसर हो जाएगा NaH2PO2। NaH2PO3 से एक H प्लस निकल सकता है, NaH2PO4 से दो H प्लस निकल सकते हैं और Na2HPO4 से भी एक H प्लस निकल सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा फाइनली हमारे लिए ए। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है थ्री रिएक्शन इन्वॉल्विंग H2PO2 PO4 minus are given below in which of the above does H2PO4 minus acts as an acid। तो H2PO4 minus का एसिड फंक्शन का मतलब वो प्रोटॉन डोनर होना चाहिए, ऐसा केवल देखो रिएक्शन नंबर 2 में हो रहा है, ऐसा केवल रिएक्शन नंबर 2 में हो रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो। 16 क्वेश्चन की इक्वेशन लिखो पहले एक बार ध्यान से। तो 16 क्वेश्चन में देखो पहली इक्वेशन अगर लिख रहे हैं तो ये H3PO4 से वाटर की रिएक्शन होके H3O प्लस बन रहा है और H2PO4 माइनस बन रहा है, तो उसका मतलब ये एसिड है यहाँ पे और ये कॉन्जुगेट बेस है, तो उसका मतलब इसका फंक्शन एसिड वाला नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया कि H2PO4 माइनस एसिड कहाँ पे है, तो अगर ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस है। इतना समझ आ रहा है? दिस इज कॉन्जुगेट बेस। दूसरी रिएक्शन अगर ध्यान से देखो तो इट इज H2PO4 माइनस, इसकी रिएक्शन दोबारा वाटर से होगी, अब की बार बन रहा है HPO4 माइनस और H3O प्लस। अब की बार देखो ये एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है, तो अब की बार H2PO4 माइनस एसिड है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और तीसरी वाली रिएक्शन देखोगे तो H2PO4 माइनस जो है इसकी OH माइनस से रिएक्शन हो रही है, तो ये H3PO4 बन रहा है और साथ में O2 माइनस बन रहा है, तो इसका मतलब OH माइनस अपना H प्लस डोनेट कर रहा है, तो अभी यहाँ पे ये एसिड बन रहा है और ये बेस बन रहा है, क्योंकि OH माइनस ने अपना H प्लस लॉस किया है, तो उसका एसिड वाला फंक्शन केवल किस में आ रहा है? सेकेंड वाली रिएक्शन में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28।
28 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ लुईस बेस। लुईस बेस का मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब जरा ध्यान से देखो, Ag प्लस के पास तो प्लस चार्ज है तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। AlCl3 में अगर एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल चेक करेंगे तो एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 आएगा। और क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अभी भी। लेकिन अगर C2H5OH देखोगे तो C2H5OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लुईस बेस हो सकता है। और BCl3 चेक करेंगे तो सेम प्रॉब्लम, बोरॉन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो बोरॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1, तो 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के वैलेंस शेल में और क्लोरीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर रहे हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम केवल एक ही हुआ C2H5OH जो लोन पे डोनेट कर पा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। लुईस बेस का मतलब सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर डोनेट करेगा वही लुईस बेस हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखो, उसने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो जिस एसिड का Ka वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा H प्लस आयन देगा तो वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो उसका अगर रिजल्ट लिखना है तो मोर द वैल्यू ऑफ Ka, more the value of Ka, more will be H plus contribution of acid, more will be H plus contribution of acid, यानी कि stronger acid, यानी more stronger is the acid। अब जरा Ka वैल्यू कंपेयर करो पहले सबकी फटाफट। तो फॉर्मिक एसिड देखो लिखा हुआ 10 पावर माइनस 4, एसिटिक एसिड में 10 पावर माइनस 5, HCl में 10 पावर माइनस 10 और HS माइनस में 10 पावर माइनस 14। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बना, फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर HCl, फिर HS माइनस। हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से आंसर ए हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया, जैसे क्योंकि H प्लस कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं वीक एसिड की, रूट ऑफ सी के, तो जिसका के वैल्यू ज्यादा होगा उसका H प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और जिसका H प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन एडेड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड विल नॉट सप्रेस इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो अगर आप एसिटिक एसिड में ऐड कर रहे हो तो कॉमन आयन इफेक्ट के लिए या तो एसीटेट आयन कॉमन मिल जाए या H प्लस आयन कॉमन मिल जाए तो सप्रेस होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो सप्रेस नहीं होगा। तो देखो HCl से H प्लस आयन मिलेगा, ये कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करेगा। ठीक है, CH3CONA में इससे क्या मिलेगा, CH3CO माइनस, इसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। H2SO4 से भी H प्लस आयन मिलेगा, इसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। तो सारे केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस करेगी। वाटर ऐड करेंगे तो पोस्ट वर्ड डाइल्यूशन लॉ लगेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने से अल्फा इंक्रीज करता है, तो उसने बोला हुआ है कि इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस नहीं करेगी, तो केवल वाटर के केस में सप्रेस नहीं करेगी। उसका आंसर सी हो जाएगा। वाटर के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ और जाएगा क्योंकि पोस्ट वर्ड डाइल्यूशन लॉ लगेगा। बाकी HCl CH3CONA और H2SO4 के केस में कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन सप्रेस ही करेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 you asked which of the following will occur in 0.1 m solution of weak acid is diluted to 0.01 m at constant temperature। तो अगर आप किसी एसिड को डाइल्यूट करोगे तो उससे उसका H प्लस कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, Ka वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। पीएच अगर H प्लस कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगी और परसेंटेज आयनाइजेशन जो है वो इंक्रीज करेगा। यही लॉजिक है। तो पहला लॉजिक समझना है कि अगर हमने 0.1 m CH3COOH से
0.01 m CH3COH में कन्वर्ट करा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब के वैल्यू चेंज नहीं करी है। तो अगर ये चेंज करा है आपने तो इससे इसका अल्फा इंक्रीज करेगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इसलिए पीएच इंक्रीज करेगा, और नो चेंज इन के। ठीक है, तो उसका मतलब इसका ऑप्शन बी सी तो श्योर शॉर्ट रॉन्ग है। परसेंटेज आयोनाइजेशन विल इंक्रीज, ये सही है, डी आंसर बेटर। ए ऑप्शन बस चेक करना पड़ेगा। H प्लस विल डिक्रीज टू 0.01 m, तो उसमें पहले वाले केस से अगर हम H प्लस कंसेंट्रेशन निकालेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी √/c के, यानी 0.1 इंटू के। और दूसरे वाले से H प्लस निकालेंगे तो आ जाएगा √/0.01 m इंटू के। तो देखो जो H प्लस कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीजेस टू 0.01 m है ही नहीं। अब रेशियो देख लो, तो उसका मतलब आंसर ए भी इनकरेक्ट हो गया। तो उसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे लिए टी। ठीक, पॉइंट समझ आया। अल्फा बढ़ाने, डाइल्यूशन बढ़ाने से अल्फा बढ़ता है, H प्लस कम होता है, पीएच इंक्रीज करता है, और के में कोई चेंज नहीं आता। ये वही इंफॉर्मेशन पूछी गई है आपसे। और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीजेस दिखाई है तो सही है, बट वैल्यू सही नहीं लिखी हुई। डिक्रीज तो होगा बट ये वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 10⁻⁻7 मोल्स ऑफ H प्लस आयन, परसेंटेज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो देखो आपको वाटर का डिसोसिएशन बताया था, इट गिव्स यू H प्लस एंड OH माइनस। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर C मान लें तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा। यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा के बराबर होती है, विच इज गिवन टू यू 10⁻⁻7। और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है 1000/18 यानी 55.55 मोल्स पर लीटर। इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 18/1000 इंटू 10⁻⁷, which comes out to be 1.8 into 10⁻⁹। और उसने बोला हुआ परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, इसी वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.8 इंटू 10⁻⁹ इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁷। आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा 41। 40 समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 41 में देखो, it's given the dissociation constant of weak acid is given, the equilibrium constant for its reaction with strong base। तो हमने मान लो एक वीक एसिड HA ले लिया, उसकी रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस NaH से कराई, इट विल फॉर्म NaA एंड वाटर। ये क्वेश्चन बनी। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो तो 100% आयनाइज्ड होगा, तो वी कैन राइट Na प्लस प्लस OH माइनस। सॉल्ट जो है वो भी 100% आयनाइज होगा, तो Na प्लस प्लस A माइनस प्लस वाटर। ये इक्वेशन हो गई। तो Na प्लस कट गया तो कोई इक्वेशन बची Ha प्लस OH माइनस गिव्स A माइनस प्लस वाटर। इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इसका जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो फाइंड आउट करना है हमको। तो आप अलग अलग इक्वेशन लिख लो। सबसे पहले Ha से अगर हम H प्लस और A माइनस बना रहे हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁵। दूसरी इक्वेशन वाटर का इक्विलिब्रियम लिख लो H प्लस प्लस OH माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw होता है 10⁻⁻14। तो आप देखो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि रिवर्स करके ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में अगर इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी रिवर्स करके ऐड करेंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी Ha प्लस OH माइनस गिव्स A माइनस प्लस वाटर। अब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड कर देते हैं। सो 10⁻⁵/10⁻⁴ को सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻9 आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में एक माइनर करेक्शन है, CH3COH प्लस वाटर गिव्स CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस कर लेना है। तो उसने लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन CH3COH प्लस OH माइनस गिव्स CH3CO माइनस एंड वाटर
is 1.8 into 10 to the power minus 10 to the power 9, then the equilibrium constant for this reaction. तो ध्यान से देखो, ये CH3COH की रिएक्शन वाटर से ऐड करके CH3CO माइनस और H2O प्लस बना रहे हैं. ये वीक एसिड का डिसोसिएशन है. ये CH3COH प्लस वाटर gives CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस. तो ध्यान से देखो, तो ये एसिटिक एसिड का Ka वैल्यू हो गई, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka हो जाएगा. दूसरे स्टेप में CH3COH की रिएक्शन OH माइनस से करा के CH3COO माइनस और वाटर लिख रहे हैं. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉन्जुगेट बेस, इसको अगर हम रिवर्स करके लिखते हैं तो ये इक्विलिब्रियम हो गया CH3CO माइनस प्लस वाटर gives you CH3COH प्लस OH माइनस. ये देखो Kb वैल्यू हो गई एसीटेट आयन के लिए. तो ये वैल्यू आपको, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 1.8 into 10 to the power 9. तो Kb वैल्यू आ जाएगी 1/1.8 into 10 to the power 9. अब आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka into Kb की वैल्यू Kw के बराबर होती है. बस उसी मल्टीप्लिकेशन को यूज कर लो. एक और भी रास्ता है, आप इक्विलिब्रियम को, इक्वेशन को एडजस्ट करके लिखो जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे. अदरवाइज अब हम कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो यूज करेंगे. तो K into Kb इक्वल टू Kw. तो Ka की वैल्यू आ जाएगी Kw by Kb. Kw आपको 10 to the power minus 14 दे रखा है और Kb की वैल्यू आपको देखो दे रखी है कितनी. Kb की वैल्यू दे रखी है 1/1.8 into 10 to the power 9. तो Kb की जगह अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा 1/1 into 10 1.8 into 10 to the power minus 10 to the power 9. उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.8 into 10 to the power minus 14 into 10 to the power 9 आ जाएगा. तो यहाँ से Ka सॉल्व होके आ जाएगा 1.8 into 10 to the power minus 5. एक रास्ता तो ये है. दूसरा रास्ता ये है कि आप इक्विलिब्रियम चाहो तो ऐड करके लिख देते या रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर देते तो भी काम बन जाता. पहली वाली रिएक्शन को रिवर्स करके दूसरी वाली इक्वेशन में ऐड कर दो तो वाटर वाला इक्विलिब्रियम बन जाएगा. वो भी एक तरीका है. अगर आपको ये डायरेक्ट याद नहीं आ रहा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का प्रोडक्ट जो है वो Kw के इक्वल होता है, तो देयर इज वन मोर वे कि आप पहली वाली इक्वेशन को रिवर्स करके लिखो पहले. तो हमने अभी ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो CH3CO माइनस प्लस वाटर gives CH3COH plus OH minus. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने निकाल लिया 1/1.8 into 10 to the power 9. दूसरी इक्वेशन है CH3COH plus water gives CH3COO minus plus H3O plus. इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 वाटर gives H3O plus plus OH minus. तो आप इक्वेशन ऐड करोगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो Ka by 1.8 into 10 power 9. और दूसरे तरीके से देखो तो ये वाटर का डिसोसिएशन लिखा है तो ये इक्वल टू Kw हो जाएगा. अगर आपको डायरेक्ट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कांसेप्ट मालूम है तो भी होगा, ऐड करोगे तो भी आ जाएगा. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो Ka की वैल्यू सॉल्व होकर फिर से 1.8 into 10 to the power minus 5 आ जाएगा, यानी कि आंसर सी रिपोर्ट करेंगे. देयर आर बोथ द वेज. आप चाहो तो इक्वेशन एडजस्ट करके आंसर निकालो या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट से अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेट करते बन रहा है तो वो आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है HA and HB are two weak monobasic acids and their Ka and Ka2 are in the ratio of 4. Then for the same pH of the two solution their molar concentration ratio will be. तो वीक एसिड का H+ कंसंट्रेशन निकालना आता है हमको. वीक एसिड की H+ कंसंट्रेशन होती है √/Ck. तो दोनों का अगर H+ सेम है तो उसका मतलब √C1Ka1 इज इक्वल टू √C2Ka2 हो जाएगा. दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा C1Ka1 इज इक्वल टू C2Ka2. आपसे उसने पूछा हुआ है इफ द K1 by K2 is 4 then their molar concentration ratio, यानी कि आपको C1 by C2 निकालना है. तो C1 by C2 की वैल्यू आ जाएगी Ka2 by Ka1 की वैल्यू 1/4 यानी कि 0.25 हो जाएगी. आंसर इसका डी रिपोर्ट कर देंगे.
वीक एसिड के H+ कॉन्सेंट्रेशन रूट ओवर CkA1 या रूट ऑफ CkA बेसिकली, दो एसिड्स के इक्वल कांस्टेंट Ka1 Ka2 गिवन है, उनकी H+ कॉन्सेंट्रेशन रूट ऑफ Ck1 Ka1 प्लस रूट ऑफ इक्वल टू रूट ऑफ C2 Ka2 कर दो, स्क्वायर करके C1 Ka1 इक्वल टू C2 Ka2, यहाँ से C1 बाई C2 की वैल्यू Ka2 बाई Ka1 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो सीधे 0.25 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ बेस C17H21O4N is soluble in water to an extent of 1.7 gram per liter and the saturated solution has a pH of 10. The value of ionization constant Kb for the base. तो सबसे पहले आप बेस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस आ जाएगा 1.7 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास निकाला किसी ने इसका? 303 है। कितने मोल्स पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, अब आपको बेस का पीएच दे रखा है, तो पीएच की वैल्यू अगर 10 है तो पीओएच की वैल्यू 4 हो जाएगी, और अगर पीओएच 4 हो जाएगी तो इसका मतलब OH माइनस कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 4 देख सकते हो। यस सर। बेस का OH माइनस कंसंट्रेशन कितना होता है? रूट ओवर CkB। किसी भी वीक बेस का OH माइनस कंसंट्रेशन फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर CkB। OH माइनस कंसंट्रेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, Kb आपको निकालना है और C आपको पता है, वैल्यू पुट कर दो तो हो गया 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू रूट ओवर C की वैल्यू निकाली है 1.7/303 इंटू Kb। इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो Kb की वैल्यू आ जाएगी 303/1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो सॉल्व करके Kb की वैल्यू निकालिए एक बार, तो यहाँ से आपका Kb की वैल्यू सॉल्व होकर 1.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगा, अपना आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 62। 62 में लिखा है -50 डिग्री सेल्सियस द सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट व्हिच इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया इज NH4 प्लस इनटू NH2 माइनस व्हिच इज 10 पावर माइनस 30। द नंबर ऑफ अमाइड आयन प्रेजेंट पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ प्योर लिक्विड अमोनिया पूछा गया आपसे। तो अगर सेल्फ आयोनाइजेशन की बात है तो अमोनियम आयन अमाइड आयन के बराबर होगा। तो मैंने सेल्फ आयोनाइजेशन की इक्वेशन लिखना सिखाया था। अमोनिया की रिएक्शन अमोनिया से होने के बाद NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस बनेगा, ये प्योर लिक्विड अमोनिया है, तो जितना अमोनियम आयन बनेगा उतना ही अमाइड आयन बनेगा। तो अगर हमें यहाँ से अमाइड आयन निकालना है NH2 माइनस की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 30 हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर माइनस 15 मोल्स पर लीटर। अब एक मोल में कितने आयन होते हैं? अवोगाड्रोस नंबर ऑफ आयन। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ आयन्स लिखें पर मिलीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर में 10 पावर माइनस 15 आयन है, तो 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने आयन हो जाएंगे? 1 लीटर इज 1000 मिलीमीटर क्यूब। 10 minus 8, 10 to the power minus 8. 1 liter is 1000 ml and 1 ml is 1 milli sorry 1 ml is 1 centimeter cube। उसको थोड़ा सही से चेक करना पड़ेगा कितना फैक्टर चेंज किया जाए। 1 लीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया पहले, तो आएगा 1000 और 1000 है तो 10 पावर 6 आ रहा होगा ये, आ रहा है? Yes sir. सेंटीमीटर 1 लीटर इज 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब, तो 10 पावर 6 मीटर क्यूब में 10 पावर माइनस 15 मोल्स हैं, तो 1 मिलीमीटर क्यूब में हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 15 बाई 10 टू द पावर 6 मोल्स, और मोल्स में अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 6.02 इंटू 10 पावर 23। कितने आयंस पर मिलीमीटर क्यूब हो गया देखो डायरेक्ट। 1 मीटर क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 मिलीमीटर क्यूब, सो 1 लीटर इज 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में 10 पावर माइनस 15 मोल है, तो 1 मिलीमीटर क्यूब में मोल से कितना हो जाएंगे? 10 पावर माइनस 15 बाई 10 पावर 6 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23। इसको सॉल्व करके आयंस पर मिलीमीटर क्यूब में आंसर रिकॉर्ड करिए। सेल्फ आयोनाइजेशन में जैसे वाटर के अंदर H+ और OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर आती है, वैसे अमोनिया के सेल्फ आयोनाइजेशन में NH4 प्लस और NH2 माइनस कंसंट्रेशन बराबर आएगी। तो NH4 प्लस इंटू NH2 माइनस 10 पावर माइनस 30 है,
अब NH4 प्लस की जगह NH2 माइनस रख दो तो NH2 माइनस स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर माइनस 30 के इक्वल। तो NH2 माइनस कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर अंडर रूट, यस। तो आंसर बन जाएगा 10 पावर माइनस 15 मोल्स पर लीटर। उसको आयंस पर मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो वो आप यूनिट से चेंज कर दो। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68। कन्वर्जन बता दीजिए। कन्वर्जन बताते हैं। कन्वर्जन देखो 1 लीटर जो है वो 1000 ml के बराबर होता है, एंड 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर एक कन्वर्जन है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1000 मिलीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो 1 लीटर जो हो जाएगा वो 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सर आपने 1 लीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। अरे वो 1000 सेंटीमीटर, मतलब 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। अपना कन्वर्जन है 1 ml जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। 1 लीटर 1000 ml के बराबर, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 मिलीमीटर के बराबर। तो 1000 मिलीमीटर क्यूब के इक्वल, तो 1 मीटर जो हो जाएगा, 1 लीटर जो है वो 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 66, नहीं 66 नहीं 68, ये चलो 66 भी बता देता हूँ। 0.15 मोल ऑफ pyridinium chloride had been added up to 500 millimeter cube of 0.2 m pyridine solution। ये नहीं दिया होगा, pH of the resulting solution ये नहीं करना अभी। अभी क्वेश्चन नंबर 68 करिए। एक्चुअली वो बफर सॉल्यूशन का सवाल है, भी अगले क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। 68 में लिखा हुआ है व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.2 m HC2H3O2 इन प्योर वाटर व्हेन 0.1 m HCl। तो अब देखो ये कॉमन आयन इफेक्ट का केस हो गया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा सब्सटेंस जो लिखा वो वीक एसिड, उसमें एक H दिख रहा है आपको। हमारे हिसाब से HCl अगर आयनाइज होगा तो 100% आयनाइज होगा H प्लस एंड Cl माइनस। ये 0.1 है तो ये भी 0.1, ये भी 0.1 हो जाएगा। और दूसरा एसिड लिखा है जो HC2H3O2, ये आयनाइज करके बनेगा H2C3O2 माइनस प्लस H प्लस। H प्लस कंसंट्रेशन तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से 0.1 ही हो जाएगा। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.2, तो 0.2 इंटू 1 माइनस अल्फा 0.2 अल्फा। और H प्लस कंसंट्रेशन में तो कुछ खास चेंज होगा नहीं, तो हम 0.1 ही मान लेंगे क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। या अगर किसी को लिखना है तो 0.1 प्लस 0.2 अल्फा लिख सकते हैं, बट वो फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं अपना, क्योंकि मैंने बताया था कॉमन आयन इफेक्ट के केस में कॉमन आयन की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रेगुलेट होती है। अब आपको यहाँ से परसेंटेज डिसोसिएशन बताना है, तो एक्सप्रेशन लिखो के का। तो के का एक्सप्रेशन हो गया 0.2 अल्फा इंटू 0.1 अपॉन 0.2, क्योंकि अल्फा नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 0.1 अल्फा हो गई, और ये वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 के इक्वल है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 4। आप देख सकते हो अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। अब इसके बाद आपसे परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो परसेंटेज डिसोसिएशन इन HCl अगर निकाल रहे हैं हम, परसेंटेज डिसोसिएशन इन HCl निकाल रहे हैं तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 2 यानी 0.0018 ये आपका आंसर हो जाएगा। 0.080 की वैल्यू आ जाएगी 0.018, ये आपका परसेंटेज होगा। 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज डिसोसिएशन लिखा है 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा, which is 0.018%। अच्छा, अब दूसरा केस उसने पूछा परसेंटेज डिसोसिएशन इन प्योर वाटर। प्योर वाटर के लिए तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली रूट ऑफ के बाई सी होती है। के की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और सी की वैल्यू दे रखी है 0.2। तो सॉल्व करिए तो यहाँ से भी अल्फा आ जाएगा दूसरे केस में, उसको अल्फा डैश मान लेते हैं। ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अंडर रूट।
सॉल्व कर लीजिएगा लगभग तो उसके हिसाब से वैल्यू सॉल्व होकर आनी चाहिए। 0.09 समझो, तो बस सॉल्व करके इसका अल्फा निकालिएगा, फिर बताइए आंसर क्या है। तो यहाँ से प्योर वाटर में अल्फा डैश सॉल्व करके लाएंगे तो 9.48% आ जाएगा, बिकॉज 9.48 इंटू 10⁻⁻² बनेगा ये सॉल्व होकर। नहीं आएगा लगता है 10⁻⁻³ आएगा, सही तो नहीं बोल रहे यार। 9.48 इंटू 10⁻³ आएगा, तो अल्फा डैश की वैल्यू -0.948 आएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 71 में गिवन है इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना आता है, √Ka/C। तो अल्फा जो है उसने बोला है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, 1/√ऑफ कंसंट्रेशन आएगा, या प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। सी आंसर है। कॉन्सेंट्रेशन के रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट आएगा, और डाइल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू √/डाइल्यूशन आ जाएगा। ठीक है।